एक बात बहुत ही सत्य है लेकिन कड़वी है। कोई भी माँ कितना भी अपने बच्चे को प्यार करेगी, लेकिन अगर वही बच्चा दूसरी औरत का होगा तो उसमें सौतेलापन जरूर आ जाता है। एक पिता अपने ही बच्ची से उस प्रकार का सौतेलापन दिखाने लगता है जो उसी के खून से जन्मी होती है, उसी की वंशज होती है वो। लेकिन वही अगर वो दूसरी पत्नी के प्रेम में जब पड़ जाता है तो वो अपने ही बच्चों को इस प्रकार लताड़ने लगता है, इस प्रकार दुत्कारने लगता है कि जिसको पूरा समाज भी दुत्कारने लगता है कि वाकई इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज की जो सच्ची घटना निकल करके सामने आई है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है कि एक माँ इतना भी निर्दयी कैसे हो सकती है। अगर वही माँ अपने कोख से अगर बच्ची को जन्म देती है तो उसको ढेरों सारे प्यार, ढेरों सारी खुशियाँ लुटाती है उस पर। लेकिन अगर वही दूसरी औरत की जन्मी बेटी होती है तो उसको वो सौतेलापन अपना दिखाई देती है। ये एक सत्य है लेकिन कड़वा है। जानने वाले हैं इस पूरे सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा सब्जेक्ट क्या है, पूरा मामला क्या है, कि आखिर ये सारी चीज़ें हमको बोलनी पड़ रही है और ऐसी घटनाएं हुई कहाँ है जिस वजह से ये एक समाज में चर्चा का विषय बना है। जैसे ही ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जैसे ही ये सारी बातें उस जिले में ही नहीं बल्कि उस पूरे प्रदेश में जब फैलती है तो ये बात आग की तरह धीरे धीरे आधी दुनिया तक फैल जाती है कि एक माँ जो इस प्रकार का सौतेलापन निकालेगी, दिखाएगी, जिसको सुन करके लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है बिहटा थाना, और इसी बिहटा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है शरीकपुर गांव। बात कर रहा हूं मैं 2 दिसंबर 2023 की, जिस दिन का ये पूरा वाकया है। दरअसल इस पूरे सच्ची घटना को जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा इससे तकरीबन 5 साल पहले। दिसंबर 2023 से 5 साल पहले चलते हैं। और एक ब्रिजेश नामक व्यक्ति होते हैं जिनकी शादी हुई रहती है, जिनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम सरिता होता है। इनके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ थी, सभी लोग, परिवार के लोग बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। इनकी शादी जो होती है साल 2011 में हुई रहती है और इनके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। इनकी एक बेटी भी होती है जिस बेटी का नाम सुनिधि होता है। सुनिधि बेहद सरल स्वभाव की लड़की होती है, बहुत ही अच्छी लड़की होती है, जिससे हर कोई जब बात करना चाहता था, उससे हर कोई जब बात करता था तो उसके बात करने के तरीके से, इतना सटीक तरीके से वो बातचीत करती थी कि लोगों को उसके बात करने का अंदाज बहुत ही प्यारा लगता था। जितना उसका बात करने का अंदाज प्यारा था उतनी ही प्यारी वो लड़की भी थी। इनका वक्त आराम से सब कुछ सही कट रहा था। जो ब्रिजेश थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उनका जो जीवन था वो बहुत ही अच्छा कट रहा था। जो भी पैसे रुपए मिला करते थे उससे घर का खर्च चला करता था। और इधर जो पत्नी जो थी सरिता, वो भी अपनी बेटी को, अपने पति को बहुत ही मानती थी और ऐसे ही इनकी जो जीवन है वो कट रहा था। शहर से काफ़ी दूर इनका गांव नहीं था, लेकिन फिर भी तो कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी थी जहां से ये प्रतिदिन जो ब्रिजेश है वो अप डाउन कर लिया करता था। वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी से कटता है और चलता रहता है और साल 2019 आ जाता है। साल 2019 तो आ जाता है, लेकिन साल 2019 में अचानक से पता नहीं क्यों जो इसकी सरिता है, पत्नी सरिता की तबीयत अचानक से खराब रहने लगती है। धीरे धीरे जब तबीयत खराब होती है, इसी दौरान कोरोना काल आ जाता है और इसी कोरोना काल के साल 2020 का जो लास्ट महीना चला जाए, यानी कि साल 2021 के जनवरी महीने में जो सरिता है इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाली होती है। इधर कोरोना धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे होता है और इधर जैसे जैसे कोरोना काल ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे सरिता की जो तबीयत है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन कुछ है, होता यूँ है कि उसी साल 2021 के अप्रैल महीने में जो महिला है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको आनन फानन में लोग लेकर जाते हैं। उसी बिहाटा थाने के अंतर्गत एक सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो डॉक्टर होता है उसको रेफर कर देता है। तो वहाँ से सीधा लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। गांव के भी लोग गए रहते हैं साथ में।
क्योंकि उस महिला की जो तबीयत थी उस दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। दरअसल आखिर बिगड़े भी क्यों ना, उसको अंदर ही अंदर टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसका वो इलाज नहीं करवा पा रही थी, और जो नॉर्मल डॉक्टर थे उसको दवा दे दिया करते थे और वहीं से वो थोड़ी बहुत सही होती थी, जिससे उसको लगता था कि खांसी हुई है, और इसीलिए वो सोच करके सारी चीज़ें वो संभाल लेती थी। और उसके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे जिस पैसे की वजह से वो अपना गुजारा कर सके, अपनी दवाओं को कर सके। इतने भी ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बड़े हॉस्पिटल में खुद को दिखा सके बढ़िया डॉक्टर को। लेकिन जब अप्रैल महीने में जब उसकी तबीयत खराब होती है तो जो परिवार के अन्य सदस्य थे, बाकी जो चाचा चाची सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, घर पे जो सुनिधि होती है बेटी वो घर ही पर होती है। और कुछ समय जब बीतता है, यानी कि पहला दिन निकल जाता है अप्रैल महीने का, और फिर दूसरा दिन निकलता है, यानी कि बात कर रहा हूँ मैं 14 अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। 14 अप्रैल को जो बाकी परिवार के लोग होते हैं सभी लोग, उसके गांव के भी लोग धीरे धीरे घर पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे घर पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं, इधर जो सुनिधि है पूछती है कि आखिर बात क्या है, इतने घर पे लोग क्यों आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो वो क्या, लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारी माँ घर आने वाली है, इसीलिए सब लोग उसको देखने के लिए आने वाले हैं। अब सुनिधि की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर अभी तक तो जो माँ मेरी थी जो आती थी तो इतने लोग नहीं आते थे देखने के लिए, आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है। कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशंका हो जाती है, चाहे कोई भी हो, अगर किसी के घर में अगर अनहोनी होती है तो उसको और उसके अंदर एक कोई ना कोई शंका जरूर घर कर जाती है कि आखिर बात क्या है कि इतने लोग हमारे घर आ रहे हैं। और यही बात कुछ किसी ने गलती से ही किसी के मुंह से निकल गया कि आखिर अब इस बच्ची का क्या होगा जिस बच्ची की माँ ही अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही सुनीति इस बात को सुनती है वो जा करके पूछने लगती है कि चाचा आखिर बताइए बात क्या है, क्या मेरी माँ ठीक नहीं है, क्या मेरी माँ मर चुकी है क्या, या आप क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं। अब तमाम सभी लोगों से पूछ रही है, लोग दौड़ दौड़ के लोगों के पास जा रही है, चाचा के पास जा रही है, भैया के पास जा रही है, सबसे जाकर के पूछ रही है भैया बात क्या है बता दीजिए, चाचा बात क्या है बता दीजिए, आखिर क्यों इतने लोग जमा हो गए हैं। तो जो भाई है उससे देखा नहीं जाता है और वो इस बात को बता देता है कि जो तुम्हारी माँ है वो इस दुनिया में अब नहीं रही। जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है वो दहाड़े मार करके रोने लगती है, चीखने लगती है, और कुछ ही समय बाद जो लड़की थी वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही कुछ समय बाद जब लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके ऊपर पानी की छींटे डाले जाते हैं, और छींटे डाल करके लड़की को किसी तरह होश में लाया जाता है। और इतने में कुछ ही देर बाद उस लड़की का जो शरीर है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था, क्योंकि वो एकदम अजरस्त हो गई थी। उसको एक तरह से कह लीजिए कि वो सदमे में चली गई थी। लगभग ये सब होने के लगभग 3 घंटे बाद जो लड़की है उसकी माँ की बॉडी आती है। लड़की तो होश में आ ही गई थी। जैसे ही माँ की बॉडी को देखती है वो जा करके उससे लिपट जाती है, और लिपट करके रोने लगती है, और रो करके चीख करके चिल्ला करके वो कहती है कि आखिर तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन, और मैं अब जाऊंगी ही कहाँ। ये सारी बातें वो बोल रही थी और चीख करके चिल्ला रही थी, रो रही थी। जितने भी गांव के लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न थे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से उस लड़की को लेकर के लोग जाने लगते हैं। दरअसल इस घटना को बताते बताते मेरा गला जो है वो भर आया था, क्योंकि जब इस कहानी को मैं सुन रहा था तो वाकई मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। जिस प्रकार से जो लड़की थी जिस दर्द से गुजर रही थी, वाकई एक लड़की या कि कोई भी बच्चे कोई भी हो, जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन, जितने भी हमारे चाचा दादा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके जितने भी लोग हैं जिन लोगों की ऊपर से माँ का जो साया है वो उठा है, तो उन लोगों को उस दर्द का एहसास होगा जिस कहानी का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ। इसको आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोगों की आंखों से आंसू तो निकल ही आया होगा। जिस प्रकार से इस लड़की की आंखों से आंसू की जो धारा थी वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि ये दुनिया की रीत है और सबके ऊपर ये होना ही है। माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा बहक गया था। तो जो लड़की है, लड़की रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन अब उस लड़की को संभाला जाता है और लड़की की माँ यानी कि सरिता की बॉडी को लेकर के जाया जाता है दफनाने के लिए, जलाने के लिए। जो भी प्रक्रिया होती है उसको लेकर के वहाँ पर शमशान घाट जाया जाता है, वहाँ पर जलाया जाता है, और जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है।
जैसे ही वो प्रक्रिया सारी पूरी होती है, सभी लोग जो सदस्य थे वो घर पे आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। और उस दिन जो लड़की की तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बेहद जो लड़की थी वो एकदम टूट सी गई थी, क्योंकि उस लड़की के सर से माँ का जो साया उठ चुका था। पिता कितनी भी केयर करेगा लेकिन माँ जैसा प्यार कभी नहीं दे सकता। ये बात उसको, या फिर उसको क्या, कोई भी लड़की है उसको ये बात ज़रूर समझ में आती होगी। जितनी भी हमारे बहनें अगर चैनल पे कोई देख रही होंगी तो उनको ये बात ज़रूर पता है कि अगर उनकी माँ नहीं है तो फिर उस दर्द का एहसास वो बखूबी कर लेंगी। इधर जो लड़की है उसको संभाला जाता है, कुछ वक्त गुजरता है, जो सारे काम होते हैं, क्रियाक्रम की जो प्रक्रिया होती है वो सारी बाकायदा रीति रिवाज से की जाती है। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ जब कुछ समय जब गुजर जाता है, यानी कि आ जाता है साल 2023 की शुरुआत होने वाली होती है, यानी कि 2001 माफ़ी चाहते हैं 22 की शुरुआत होने वाली होती है। 21 के नवंबर महीने में परिवार वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन लोगों का दबाव तो शादी के लिए, यानी कि जो ब्रिजेश है उनकी शादी के लिए पहले से ही पड़ने लगे थे। यानी कि शादी की मौत के लगभग 2-3 महीने बाद से ही प्रेशर होने लगा था कि आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में एक बेटी है, उसकी देखभाल कौन करेगा, आप तो ड्यूटी पे चले जाते हैं। अब इसीलिए जो ब्रिजेश है वो तो पहले इधर उधर के बहाने करता है, टालता है, और वो शादी करना भी नहीं चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद वक्त गुजरता है और लगभग जो ये नवंबर का जब महीना आता है, इसी नवंबर के महीने में वो उसको उससे पहले ही एक उसको लड़की पसंद आ गई रहती है, जो उसी के कंपनी में काम कर रही थी। और जो वो भी औरत थी उसका पति उसको छोड़ दिया था, वो डिवोर्स्ड औरत थी। और वो और उस औरत का, यानी उस औरत का जो नाम था वो रेखा होता है। रेखा और ब्रिजेश की निगाहें इसी जून महीने में लड़ती हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और इन दोनों के बीच में वो सब होने लगता है जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जो ब्रिजेश को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ समय गुजरता है, जो रेखा है वो रेखा अब ब्रिजेश की दीवानी हो चुकी थी, ब्रिजेश भी रेखा का दीवाना हो चुका था। और अब वो सोचते थे कि एक दूसरे से वो शादी कर लें। गांव वाले, रिश्तेदार, सभी लोग तो ये प्रेशर बना ही रहे थे। सभी लोग अलग अलग लड़कियों के रिश्ते भी लेकर के आ रहे थे कि उससे उसकी शादी हो जाए, लेकिन ब्रिजेश पहले तो तैयार नहीं था। अब वो जब उसको औरत पसंद आ जाती है तो फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एक दिन वो अपनी बेटी से कहता है कि आखिर तुम कब तक खाना बनाओगी, कब तक मुझे खिलाओगी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए एक माँ लेते आऊँ तुम्हारी। वो कहती है कि आपको जैसा उचित लगे, मैं क्या ही कर सकती हूँ। चूँकि जो रेखा है आखिर उसकी उम्र ही क्या है, लगभग इसकी जो उम्र है लगभग कोई 16-17 साल के करीब रही होगी। और इस 17 साल की लड़की को उतनी समझ ही क्या है जो वो सुनिधि को होनी चाहिए थी। रेखा और ब्रिजेश की शादी हो जाती है और शादी होती है अक्टूबर के लास्ट, यानी कि 28 अक्टूबर को उनकी शादी होती है। बाकायदा जो रीति रिवाज होता है मंदिर में, उसी मंदिर में शादी हो जाती है। शादी करने के बाद से ब्रिजेश अपनी नई पत्नी यानी दूसरी पत्नी रेखा को घर में लाता है। सब कुछ पहले तो सही चलता है, कुछ समय तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन जो रेखा होती है वो अपना सौतेलापन दिखाई देती है। दरअसल जो उसकी पहली जो रेखा की जो शादी हुई थी उसको इसलिए भी छोड़ दिया गया था कि उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। अब वो एक औरत, ऐसी औरत जिसकी कोई संतान ही नहीं है, आखिर वो इस दर्द को, इस दुख को क्या समझेगी, दूसरे के दुख दर्द को। ऐसा ही कुछ था रेखा के साथ, जो अब वो धीरे धीरे सुनिधि पे अत्याचार करना शुरू कर देती है। जब ब्रिजेश घर पे होता था तो सारे जो काम हुआ करते थे वो खुद किया करती थी दिखावे के लिए। जैसे ही ब्रिजेश कंपनी चला जाया करता था, अपनी ड्यूटी पे चला जाया करता था 9 बजे, उसके बाद से सारे काम, बर्तन धुलना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना, सारे काम वो खुद सुनिधि से करवाते थे। यहाँ तक कि सुनिधि की पढ़ाई भी छुड़वा देती है। वो कहती है कि अब आगे ये क्या ही पढ़ाई करेगी। सुनिधि 17 साल की उम्र में ही उसने इंटर क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि आमतौर पे आजकल सभी बच्चे 17 साल की उम्र पार करते करते इंटर क्वालिफाई कर ही जा रहे हैं। अब इधर जो सुनिधि है, अब उसकी पढ़ाई रुक जाती है, वो घर पे रहती है, और इधर उसकी जो माँ है वो अत्याचार पे अत्याचार करती है। एक दिन किस्मत देखिए कि इधर जो
मई महीना आता है साल 2023 का, और इधर एक दिन जो सुनिधि है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सुनिधि सोई ही रह जाती है और वो दोपहर के टाइम वो उठती नहीं है, और इसीलिए शाम के वक्त जब वो काम करती है, ये रेखा थोड़ा बहुत काम करती है और काम करने के बाद वो सुनिधि को फिर जगाती है और सारे काम उसी से करवाती है। बदले में जब शाम को ब्रिजेश आता है तो उससे अलग अलग तरीके से, पहले तो वो एलिगेशन लगा ही रही थी, पहले से वो झूठे आरोप तो उस पर लगा ही रही थी कि ये काम नहीं करती है या फिर ये सब तमाम झूठे नौटंकियां फैलाया करती थी। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही कर देती है और कहती है कि जब ब्रिजेश उसके पास जाता है रात के वक्त, ब्रिजेश नशे में भी होता है, वो कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से अपने सीधे अपनी बेटी के पास जाओ, क्योंकि तुम उसको ही तो ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे तो प्यार करते नहीं हो। अब जब ऐसी बातें रेखा के मुंह से ब्रिजेश सुनता है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, इसलिए कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। वो कहते हैं कि मैं बहुत दिन भर काम की हूँ और मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। अब जैसे ही ब्रिजेश ऐसी बातें सुनता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जो रेखा सुनिधि के प्रति ब्रिजेश को पहली बार चढ़ा रही थी। पहले भी कई बार वो चढ़ा चुकी थी, जिसके बदले में ब्रिजेश उसको अपनी ही सगी बेटी को मार पीट भी चुका था। और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो अपनी ही सगी बेटी को मारने लगता है, उसके कमरे में जाकर के वो सोई रहती है, उसको मारने लगता है, पीटने लगता है। पीटने के बाद से फिर वो आता है तो दारू पीता है। दारू पीने के बाद जब वो एकदम बेचैन सा उठता है अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो उस दिन जो सुनिधि की जो सौतेली माँ यानी कि जो रेखा है वो कहती है कि आज मैं तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, बल्कि तुम अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। ब्रिजेश इस कदर उस औरत का दीवाना था, उसके लिए पागल था कि उसको कोई भी अच्छा, कोई भी चीज़ बुरी समझ में नहीं आती है। और उसकी पत्नी उसको धक्का देते हुए लेकर के आती है और सीधा सुनिधि के कमरे में ले जा करके उसको धक्का देती है और गेट को बंद कर देती है और कहती है कि बिना अगर कुछ किए आ गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्रिजेश नशे में था ही, वो अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी ही सगी बेटी के साथ वो दुराचार करता है, अपनी ही सगी बेटी का वो रेप करता है। और ऐसे ही ये रेप करने का सिलसिला अब वहीं से शुरू हो जाता है। वो भी अपनी बेटी को मारता था, पीटता था। लड़की की जो सौतेली माँ थी वो तो अलग से मारती पीटती थी। बेचारी बेटी अत्याचार पे अत्याचार वो सह रही थी। अब उसके ना ही कोई आगे था ना ही कोई पीछे था, एक पिता भी था वो भी बदल चुका था। आखिर वो लड़की अत्याचार ये कब तक सहती। एक दिन उसके जो चाचा जी होते हैं, अपने चाचा जी के वो घर जाती है दोपहर के वक्त और अपनी चाची से के पास बैठी रहती है। उसकी चाची जो थी, शायद अगर वो होती औरत तो बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि उसकी चाची बहुत ही नेक दिल इंसान होती है। और जब उसके ऊपर चोट के निशान देखती है उसके गाल पे, तो वो कहती है कि आखिर ये क्या हुआ है। तो वो अपनी सारी आप बीती सुनिधि अपनी चाची को बताने लगती है और सारी बातें जब बताती है कि उसके पिता उसके साथ कैसे जबरदस्ती रोज रात को रेप करता है। और ऐसे ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता रहा है। जब उसकी चाची इस बात को सुनती है, तो जिसका नाम वर्षा होता है, वर्षा जब इस बात को सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपने पति से बातचीत करती है, जिनका नाम विकास होता है, उनसे बातचीत करती है। बातचीत करने के दौरान जो चाचा होता है उसका विकास और चाची होती है वर्षा, उस लड़की को लेकर के सीधे थाने पहुंचते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। जब थाने पहुंचते हैं, जो पुलिस है वो पहले कुछ नहीं करती है, पहले उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद से जो रिपोर्ट आती है उसमें वाकई ये खुलासा हो जाता है कि इस लड़की के साथ यौन शोषण होता आया है। उसी के आधार पर जो लड़की के सौतेले माँ है और उसके जो पिता हैं, उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद से उन दोनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट चलाया जाता है और भी नाबालिग पर अत्याचार करने के जुर्म में और भी तमाम केसेस चलाए जाते हैं। बहुत सारे जो केस गंभीर से गंभीर जो धाराएं होती हैं वो लगाई जाती है, ताकि ये कभी जेल से ये आरोपी बाहर ना सकें। जिस प्रकार का इन्होंने अत्याचार किया है, जिस प्रकार का ब्रिजेश ने अत्याचार किया था अपनी ही सगी बेटी के साथ, इस प्रकार का उसने दुराचार किया था, वाकई उसको ऐसा नीच निहायती इंसान कहना भी कम होगा। ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। फिलहाल जो लड़की है, लड़की को उसके ननिहाल भेज दिया गया है। माता पिता तो उसके साया हट चुका है। नानी और उसके मामा की कस्टडी दी गई है, वहाँ से वो अपने चाची के पास, अपने चाचा के पास भी
आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो चाची है यानी कि वर्षा, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो पुलिस से अभी डिमांड कर रही हैं कि वो उस बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती हैं, उनको अपनी बेटी बनाना चाहती है, अपना वारिस बनाना चाहती है, और वो उसकी शादी की सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है। अभी इस मामले में बातचीत चल रही है, यानी कि 2 दिसंबर 2023 की ये बात है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये सारी प्रक्रिया चल रही है। देखिए आखिर कोर्ट क्या तय करता है। अगर कोर्ट कस्टडी दे देगा चाचा और चाची को तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस अपनी ही बेटी को न्याय दिलवाया था जिस प्रकार से उसके भाई ने किया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।